नमस्कार दोस्तों। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे केपलर के नियम तथा सत्यापन। ठीक है। उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। तो ग्रहों की गति के संबंध में केपलर ने क्या निम्नलिखित 3 नियम दिए थे। प्रथम नियम देखेंगे सबसे पहले। प्रथम नियम कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करता है, जिसके एक फोकस पर सूर्य स्थित होता है। इस प्रकार से। ठीक है। दूसरा नियम कहता है दूसरा नियम है कि सूर्य और ग्रह को मिलाने वाली ये मिलाने लिखा है यहाँ पर। ठीक है। मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। अतः ग्रह की क्षेत्रफलीय चाल नियत रहती है। इस प्रकार से। अब हम देखते हैं तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या कहता है। तीसरा नियम है कि किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग उसकी दीर्घवृत्ताकार कक्षा के अर्धदीर्घाक्ष अक्ष के तृतीय घात के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। ठीक है। सॉरी, यहाँ पर होती है लिख गया है। तृतीय घात के समानुपाती होता है। ठीक है। यदि हम कहें कि किसी यदि किसी ग्रह का सूर्य के पर्दा
सूर्य के परितः परिक्रमा काल कितना है, कैपिटल टी है, तथा उसकी कक्षा की अर्धदीर्घाक्ष की लंबाई स्मॉल ए है, तो इसे हम कह सकते हैं किस प्रकार से, टी स्क्वायर यानी परिक्रमा काल इस प्रकार से टी स्क्वायर समानुपाती ए क्यू। एक बार दोहरा लेते हैं। प्रथम नियम है कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करता है, जिसके एक फोकस पर सूर्य स्थित होता है। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है, आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है। दूसरा नियम है सूर्य और ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है, अतः ग्रह की क्षेत्रफलीय चाल नियत रहती है। ठीक है। तीसरा नियम है कि किसी ग्रह के परिक्रमा काल का वर्ग उसकी दीर्घवृत्ताकार कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष के तृतीय घात के कैसा होता है, समानुपाती होता है। तो इसे हम कह सकते हैं कि यदि किसी ग्रह का सूर्य के परितः परिक्रमा काल कितना है, कैपिटल टी है, तथा उसकी कक्षा की अर्ध दीर्घाक्ष की जो लंबाई है वो कितनी है, स्मॉल ए है, तो इसे हम इस प्रकार से कह सकते हैं कैपिटल टी स्क्वायर समानुपाती ए क्यू। अब हम देखेंगे केपलर के द्वितीय नियम का सत्यापन, क्योंकि द्वितीय और तृतीय नियम क्या है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। पहला नियम जो है वो बहुत ही कम पूछा जाता है, ज्यादातर पूछा ही नहीं जाता। ठीक है। तो देखते हैं दूसरे नियम का सत्यापन। ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसे ध्यान से देखिए। ठीक है। शॉर्ट आंसर में पूछा जाता है। ठीक है। इसका फिगर देखेंगे हम। ये मान लीजिए क्या है, सूर्य है यहाँ पर। ये हो जाएगा डी आर वेक्टर, ये हो जाएगा बिंदु ए, इसे बी कह देंगे। ये हो जाएगा टी प्लस स्मॉल डी टी। ठीक है। और ये एम टी हो जाएगा, जे एस है, ये वेक्टर आर, जे हो जाएगा वेक्टर आर प्लस डी आर वेक्टर। ये क्या है, ओमेगा यानी कोणीय वेग। ये हो जाएगा कैपिटल एल। अभी भाषा लिखेंगे तो आपको क्या समझ में आ जाएगा। ठीक है। फिगर को देख लीजिए ध्यान से। ठीक है। अब हम देखेंगे कि ग्रह पर सूर्य के कारण लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल केंद्रीय बल है, अतः ग्रह का सूर्य के परितः कोणीय संवेग कितना है, वेक्टर एल है। ठीक है। परिमाण तथा दिशा में नियत रहता है।
इस प्रकार से। अब हम देखेंगे चित्र की भाषा, उसमें हम क्या है भाषा किस प्रकार से प्रयोग करेंगे। तो मान लीजिए माना किसी क्षण स्मॉल टी पर ग्रह की स्थिति कैपिटल ए है तथा ग्रह की स्थिति वेक्टर आर है, वेक्टर आर तथा इसका रेखीय वेग वेक्टर बी है। ठीक है, तब किसी क्षण स्मॉल टी प्लस डी टी पर ग्रह की स्थिति कैपिटल बी है तथा इसका स्थिति वेक्टर आर प्लस डी आर वेक्टर है। तो सूर्य के सापेक्ष क्या है ग्रह का कोणीय संवेग। तो चित्र को समझ लीजिए, मैं समझा दे रहा हूँ अच्छे से। हमने माना कि किसी क्षण क्या है स्मॉल टी पर ग्रह की स्थिति क्या है ए है तथा ग्रह की स्थिति वेक्टर आर तथा इसका जो रेखीय वेग है वो कितना है बी है। ठीक है, रेखीय वेग वी है। किसी क्षण स्मॉल टी प्लस डी टी पर ग्रह की स्थिति कितनी है बी है और इसका जो स्थिति वेक्टर है वो कितना है वेक्टर आर प्लस डी आर वेक्टर। तो सूर्य के सापेक्ष ग्रह का क्या है कोणीय संवेग। यहाँ पर हम देखेंगे फिर वेक्टर एल बराबर एम आर वेक्टर इंटू वेक्टर बी करके। तब वेक्टर एल बराबर ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर ओमेगा इक्वल टू नियर, क्योंकि हम जानते हैं बी बराबर क्या होता है आर ओमेगा होता है। ठीक है, इसे समीकरण 1 कह दीजिए। अब हम देखेंगे चित्र में एस ए बी का क्षेत्रफल। चित्र में देखेंगे एस ए बी का क्षेत्रफल, एस ए बी का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा डी ए बराबर 1/2 यानी हाफ आर वेक्टर इंटू डी आर वेक्टर। तो क्षेत्रफली चाल कितनी हो जाएगी क्षेत्रफली चाल डी ए अपॉन डी टी बराबर 1/2 आर वेक्टर क्रॉस यानी इंटू डी आर वेक्टर अपॉन डी टी। ये हो जाएगा 1/2m एम आर वेक्टर इंटू बी वेक्टर। समीकरण 1 से कह रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, समीकरण 1 से अतः कितना आ जाएगा डी ए अपॉन डी टी डी ए वेक्टर बराबर में वेक्टर एल अपॉन
2m करके इक्वल टू कांस्टेंट यानी नियम। तो डी वेक्टर अपॉन डी टी बराबर वेक्टर एल अपॉन 2m इक्वल टू कांस्टेंट यानी नियत। अतः हम इसे कह सकते हैं यही केपलर का द्वितीय नियम है। वेयर जहां कैपिटल एल क्या है, कोणीय संवेग, और वो कैसा नियत है। एम क्या है, ग्रह का द्रव्यमान। इस प्रकार से देखा हमने कितने ही आसानी से इसे फाइंड कर लिया। अब देखते हैं हम तीसरा नियम का सत्यापन। ठीक है, जब हम क्या है कि नियमों को सत्यापित कर रहे हैं, उन्हें सिद्ध कर रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि चित्र बनाया और डायरेक्ट ही सिद्ध कर देंगे। वो ज़्यादातर सही नहीं माना जाएगा। नंबर तो मिलेंगे लेकिन कम मिलेंगे, क्योंकि जब हम भाषा लिखेंगे तो हमें वो पता रहता है कि कौन क्या है। ठीक है, अब देखते हैं हम तीसरा नियम, केपलर के तृतीय नियम का निगमन। यदि ग्रह की दीर्घवृत्ताकार कक्षा की अर्ध दीर्घाक्ष स्मॉल ए तथा अर्ध लघु अक्ष, लघु मीन्स छोटी जो अक्ष होगी वो क्या है, स्मॉल बी है। तो देखेंगे हम चित्र से इस प्रकार से, ये हो जाएगा ए डैश, इसे मान लीजिए बी, और ए बी डैश, ए ओ, और ये क्या है बी हो जाएगा लघु अक्ष, और ये क्या हो जाएगा दीर्घ अक्ष। इस प्रकार से तब हम जानते हैं वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं, ग्रह की क्षेत्रफलीय चाल क्या हो जाएगी, डी ए अपॉन डी टी बराबर एल अपॉन 2m, ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर ओमेगा अपॉन 2m, क्योंकि हम जानते हैं एच स्क्वायर बराबर कितना होता है आर स्क्वायर ओमेगा करके। ठीक है, तो हो जाएगा डी ए अपॉन डी टी, और क्या है यहाँ पर एच स्क्वायर बराबर कितना है आर स्क्वायर ओमेगा, तो हो जाएगा डी अपॉन डी टी बराबर एच अपॉन 2, यानी एच अपॉन 2 इसे कह देंगे हम समीकरण नंबर फर्स्ट। यहाँ पर एम से एम क्या है कैंसिल हो जाएगा, इस आर स्क्वायर ओमेगा की जगह क्या रख देंगे, एच रख देंगे, तो क्या आ जाएगा एच बाई 2 करके। इसे हमने समीकरण फर्स्ट मान लिया। अब देखते हैं हम आगे, और हम जानते हैं अर्धनाभिलंब क्या होता है, स्मॉल एल बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए करके रहता है, और बी स्क्वायर यानी एच स्क्वायर अपॉन जी एम करके, इसे समीकरण दूसरा कह देंगे। ठीक है, तब हम देखेंगे ग्रह का परिक्रमण काल, कैपिटल टी बराबर क्या होता है, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल
बटे क्षेत्रफलीय 4, इस प्रकार से। तब आ जाएगा टी बराबर दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल रख दीजिए, कितना आ जाएगा 2 पाई ए बी करके अपॉन क्षेत्रफलीय चाल कितनी है स्मॉल एच करके। इनका हम वर्ग कर देंगे दोनों तरफ, ये हो जाएगा टी स्क्वायर बराबर 4 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। यहाँ पर हम जानते हैं बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर ए अपॉन जी एम करके। जी हम क्या समीकरण फर्स्ट सेकंड से कहेंगे, इसे समीकरण सेकंड से, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे जब बी स्क्वायर बराबर हम फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, कैंची गुणा कर देंगे तो एच स्क्वायर और अपॉन में जी एम करके आ जाएगा। ठीक है, ये हम जानते हैं, तो कितना आ जाएगा, इसे सॉल्व कर लेंगे तो टी स्क्वायर बराबर 4 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर का मान रख दीजिए यहाँ से, कितना आ जाएगा एच स्क्वायर ए अपॉन जी एम। तो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा टी स्क्वायर बराबर 4 पाई स्क्वायर ए क्यूब अपॉन जी एम करके। ये आ जाएगा टी स्क्वायर समानुपाती ए क्यूब, क्योंकि ये इतना क्या है कांस्टेंट है 4 पाई ए स्क्वायर अपॉन जी एम, ये क्या है कांस्टेंट है इतना। टी स्क्वायर समानुपाती ए क्यू करके, यही क्या है केपलर का तीसरा नियम है। तो इस प्रकार से यदि आप चाहते हैं कि केपलर का फर्स्ट नियम भी निगमन चाहते हैं उसका, तो कमेंट करके बता दीजिए, हम क्या है उसे भी बता देंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कम से कम वीडियो को लाइक तो कर ही दिया करो, क्योंकि हम वीडियो इतनी मेहनत से बनाते हैं आपके लिए। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।